बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर बेसिकली इंट्रूजन्स डिटेक्शंस के ऊपर था, इंट्रूजन्स के ऊपर था, इंट्रूडर्स के ऊपर था। इंट्रूजन्स क्या होती हैं बेसिकली कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के दरमियान कोई एक अटैक कर ले, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, और उस अटैक के उसमें उस कम्युनिकेशन के अंदर कोई डिस्टर्ब पैदा कर दे, कोई उस कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर दे और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इंट्रूडर जो है वो इस टाइप का एक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, और इस प्रोसेस को इंट्रूजन कहते हैं। फिर इसके लिए इंट्रूजन से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम इंट्रूडर से अपने सिस्टम को, अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इस टाइप के बनाए गए हैं सो दैट कि हम इंट्रूजन जो है उससे अपने सिस्टम को बचा सकें। फिर हमने डिफरेंट इंट्रूजन की बिहेवियर और टेक्निक्स को देखा कि इंट्रूजन जो है उसका कैसे हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो कैसे बिहेव करेगी कि हम उसे देख सकेंगे कि ये इंट्रूजन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बेसिकली एक नॉर्मल यूज़र भी उसके अंदर इंटर हो रहा है और एक इंट्रूडर भी इंटर हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल यूज़र उसमें इंटर हुआ है तो वो लेजिटिमेट यूज़र है, ऑथेंटिक यूज़र है, ऑथराइज यूज़र है, और एक इंट्रूडर जो कि ऑथराइज यूज़र नहीं है वो किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो किस तरह बिहेव करेगा। उसके मुख्तलिफ बिहेवियर की हमने एग्जांपल्स को देखा था कि किस तरीके से उसका बिहेवियर जो है वो हमें शो ये करेगा कि ये इंट्रूजन इसमें हुई है। इस तरह हमने इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया था। इंट्रूजन डिटेक्शन स्टैटिस्टिकल भी हो सकती है, हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके कर सकते हैं, या रूल बेस्ड भी हो सकती है। पासवर्ड मैनेजमेंट के हवाले से हमने देखा था कि जी पासवर्ड मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। हम सिस्टम के अंदर लॉगिन होते हैं, ऑथेंटिकेशन होती है, तो जब लॉगिन करते हैं तो हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं। अगर वो वेरीफाई होता है, वैलिडेट होता है, देन हम सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो पासवर्ड मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर एक इंट्रूडर है सबसे पहले वो इसी के थ्रू इंटर हो सकता है, एंड देन फिर इंटरनली सिस्टम के अंदर जो भी वो डिस्टर्ब पैदा कर सकता है। तो अगर हमारा ये बैरियर स्ट्रांग हो जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी अगर उसमें कम भी है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये है कि अगर हमारा जो है ये बैरियर या यूज़र नेम पासवर्ड से कोई इंट्रूडर लॉगिन हो जाता है तो वो इंटरनल जितनी भी सिक्योरिटी है उसमें वो फिर भी कुछ ना कुछ कहीं पे हर चीज़ को सिक्योर करना या हर एप्लीकेशन को सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो वो सिस्टम के अंदर अगर इंटर हो जाएगा तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर इसके अलावा हमने पासवर्ड के हवाले से बहुत कुछ स्टडी किया था कि पासवर्ड कैसा हो सकता है, कैसा, कितने साइज़ का होना चाहिए, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पासवर्ड गेसिंग के मेथड हमने देखे थे कि किस तरह पासवर्ड गैसिंग की जा सकती है। तो हम पासवर्ड ऐसा रखें जो कि गैसेबल ना हो। फिर उसमें देखा था कि कुछ मैनुअल भी हम रख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हम जनरेट कर सकते हैं। इन सब में क्या प्रोज एंड कॉन्स थे उन सारों को हमने देखा था। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 21 ऑफ विलियम स्टाइलिंग बुक जो कि है मिलिशियस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वायरसेस एंड अदर मिलिशियस कंटेंट्स। आज हम बात करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस हैव गॉट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी। कंप्यूटर वायरसेस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी गेट की, बिकॉज सिस्टम्स के अंदर जब इस वायरसेस का अटैक होता है तो वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीवायरस डिफरेंट टाइप के बनाए गए जो कि उन वायरसेस को के अटैक को जो है वो ख़त्म करते हैं या उसको रिड्यूस करते हैं। वन ऑफ ए फैमिली ऑफ मिलिशियस सॉफ्टवेयर, बेसिकली जितने भी मिलिशियस सॉफ्टवेयर हैं तो वायरसेस बेसिकली उनमें से एक फैमिली है,
एंड अफेक्ट यूजुअली ऑब्वियस। तो इसका वायरस अगर किसी सिस्टम पे होता है तो उसका हमें अफेक्ट नज़र आता है कि सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सिस्टम के अंदर कोई चेंज अकर होता है। हैव फिगर्ड इन न्यूज़ रिपोर्ट, फिक्शन, मूवीज़। तो इस चीज़ को मुख्तलिफ जगहों पे इसको फिगर आउट किया गया, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, फिक्शंस में, मूवीज़ में। गेटिंग मोर अटेंशन देन डिज़र्व। तो इस वजह से फिर वायरसेस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर, उनके इफेक्ट्स, उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन इसको मिली, बहुत ज़्यादा इसको जो है जितना ये डिज़र्व करता था उससे ज़्यादा इसको फोकस मिला। आर ए कंसर्न दो। तो ऑल्दो इसका वायरसेस जो हैं वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक कंसर्न है कंप्यूटर कम्युनिटी के अंदर एंड मुख्तलिफ इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर, बट ये है कि इसको ओवरऑल देखा जाए तो वायरसेस जो है वो एक अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं और उसके अगेंस्ट फिर एंटीवायरस बनाए जाते हैं। अब हम मलेशियस सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करते हैं कि मलेशियस प्रोग्राम्स क्या हैं और फिर आगे उनको कैसे हम देख सकते हैं कि किन किन ब्रांचेस हैं उनकी या किन किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो मलेशियस प्रोग्राम्स हैं, नीड होस्ट प्रोग्राम। ऐसे मलेशियस प्रोग्राम हैं जो होस्ट प्रोग्राम एक ही जगह पे उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी एप्लीकेशन के साथ उन्हें रन करना पड़ता है। सेकंड टाइप के जो हैं वो इंडिपेंडेंट टाइप के मलेशियस प्रोग्राम हो सकते हैं। होस्ट प्रोग्राम में क्या है कि हमारे पास ट्रैप डोर हो सकते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं या वायरसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको कहीं पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है या होस्ट करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स क्या हैं जिनको हम नेटवर्क पे फ्लो कर देते हैं, उनको कहीं पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें वॉर्म्स हैं या ज़ॉम्बीज़, ये हमारे इस टाइप के वायरसेस हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली हैं। तो ये वायरसेस, वॉर्म या ज़ॉम्बी, ये इनको रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे मलेशियस सॉफ्टवेयर और उनकी हायरार्की है। द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर मलेशियस सॉफ्टवेयर present problems because of a lack of universal agreement on all terms and because of overlap. Stalling table 21.1 and this diagram provides a useful taxonomy. तो जो इस डायग्राम में हम इस टैक्सोनॉमी को देख सकते हैं कि किस तरीके से मलेशियस प्रोग्राम को, जिस तरह हमने बात की कि होस्टेड भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो उस तरह हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दोज दैट नीड ए होस्ट प्रोग्राम, जिनको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत है, बीइंग ए प्रोग्राम फ्रैगमेंट, फॉर एग्जांपल वायरस, तो उसको होस्ट किया जा सकता है। सेकंड, दोज दैट आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल वॉर्म्स, तो या तो जिस तरीके से वायरस वगैरह हैं जिनको होस्ट करते हैं, रन करते हैं एप्लीकेशन, या सेकंड ये है कि वॉर्म्स की तरह हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, उनको कहीं पे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। अल्टरनेटिवली वन कैन आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन दो सॉफ्टवेयर थ्रेड्स दैट डू नॉट रेप्लिकेट आर एक्टिवेटेड बाय ए ट्रिगर। तो हम इनको इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिनको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते या उनको किसी ट्रिगर के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। दोज दैट डू प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, और वो फिर अपनी कॉपीज जो है वो जनरेट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बैकडोर एंड ट्रैप डोर की। तो ए बैकडोर और ट्रैप डोर इज ए सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू ए प्रोग्राम दैट अलाउज समवन। तो
बेसिकली बैकडोर एंड ट्रैप डोर एक सिस्टम के अंदर एंट्री पॉइंट है जहां से कोई भी किसी को भी अलाउ किया जा सकता है कि उसके अंदर सिस्टम के अंदर इंटर हो सके। दैट इज अवेयर ऑफ इट टू गेन एक्सेस विदाउट गोइंग थ्रू द यूजुअल सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर। तो इसका बेसिकली क्या पर्पस है कि जो जितने भी उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो उसके रिसोर्सेज को गेट करना चाहता है या रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो सिस्टम में एक्सेस गेन करने के लिए जहाँ पे दूसरे एंड पे अगर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है और सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं उनको बाईपास करते हुए ये एंट्री पॉइंट जो है वो बैकडोर या ट्रैपडोर का यूज़ किया जा सकता है। have been used legitimately for many years to debug and test programs। तो पहले शुरू में इसको प्रोग्राम्स की डिबगिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा कि अगर सिस्टम है उसमें रूटीन में चल रहा है, सिक्योरिटी उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, इम्प्लीमेंटेड है, तो अब उसको यह है कि सिस्टम के अंदर अगर उसको डिबग करना है, कोई प्रॉब्लम है, तो बैकडोर या ट्रैपडोर को यूज़ करके ये किया जाता रहा। लेकिन बाद में फिर जब वायरसेस और इनका इंट्रूजन का कॉन्सेप्ट आया तो फिर जो इस टाइप के लोग जो नेगेटिव उस तरह सिस्टम के अंदर इंटरप्शन पैदा करने चाहते थे या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को यूज़ करते हुए इस टाइप के वायरसेस या वॉर्म्स या इस तरह की मेलिशियस सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए और सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया। बट बिकम ए थ्रेट व्हेन लेफ्ट इन प्रोडक्शन प्रोग्राम। लेकिन जब प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन होना शुरू होगी तो ये एक थ्रेट बन गया। अलाउइंग इंट्रूडर टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो इस तरीके से इंट्रूडर जो है वो सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस उन्होंने गेट कर ली यूजिंग दीज बैकडोर एंड ट्रैपडोर। इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स फॉर बैकडोर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल बैकडोर्स के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल टास्क है। अगर से किसी सिस्टम में हम सिक्योरिटी या इस तरह के मुख्तलिफ मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं तो ये चीज़ हैंडल करना या कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है कि हम ट्रैप डोर या बैक डोर्स को भी किसी तरीके से स्टॉप कर दें या उनको किसी तरीके से मैनेज कर लें। तो सिक्योरिटी मेजर मस्ट फोकस ऑन दी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट एक्टिविटीज़। तो अब जितने भी उसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो उनका फोकस बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्राम की डेवलपमेंट करना एंड सॉफ्टवेयर अपडेट एक्टिविटीज़ के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, प्रोग्राम को डेवलप करना, रादर देन उनके बैकडोर या ट्रैप डोर इस तरह के उनको जो है मैनेज करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू ए प्रोग्राम that allows those who know access bypassing usual security procedure। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि बैकडोर और ट्रैपडोर क्या है, तो बेसिकली एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू ए प्रोग्राम allows those who knows access bypassing usual security procedure। तो ये है कि जो रूटीन के सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उनको बाईपास करके इन के सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। हैव बीन कॉमनली यूज्ड बाय डेवलपर्स। तो इसको डेवलपर बेसिकली यूज करते हैं सो दैट वो उसको उसके अंदर किसी तरीके से कोई डिबगिंग करनी है, कोई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उनको ये कर सकें। ए थ्रेट व्हेन लेफ्ट इन प्रोडक्शन प्रोग्राम अलाउइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स। तो बाद में जब प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन बनना शुरू होगी, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनना शुरू हो गए, तो उसमें फिर यह है कि ये एक थ्रेट बन गया कि इसको जो इंट्रूडर्स हैं या अटैकर्स हैं उन्होंने इसको जो है प्रोग्राम्स के अंदर मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। वेरी हार्ड टू ब्लॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम्स अकर करते हैं और इनको ब्लॉक करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। रिक्वायर्स गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अपडेट। तो इसमें यह है कि ये अच्छी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अपडेट की ज़रूरत होती है।
अब हम पढ़ते हैं लॉजिक बॉम्ब के हवाले से, जो अभी हमने टैक्सोनॉमी में देखा। सबसे पहले बैकडोर एंड ट्रैप डोर, एंड सेकेंड वन जो उसमें है लॉजिक बॉम्ब। अब हम लॉजिक बॉम्ब को देखते हैं कि ये किस टाइप का जो है लॉजिक बॉम्ब है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मिलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है लॉजिक बॉम्ब का। कोड embedded in legitimate program, तो इस का जो कोड है वो legitimate प्रोग्राम में embedded होता है। activated when specified condition met, तो लॉजिक बॉम्ब कब एक्टिवेट होता है, ये बॉम्ब कब ब्लास्ट होता है, तो इसमें यह है कि इसमें एक्टिवेटेड कंडीशंस कोई रखी जाती हैं। ये कंडीशन हुई तो तब ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो अपना जो भी इसके अंदर रूटीन है, कोड है लिखा हुआ, वो उस तरह परफॉर्म करेगा। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम फाइल। तो अगर हमने सिस्टम के अंदर कोई ऐसी फाइल्स रखी हुई हैं, तो अगर ये कोड एक्टिवेट होता है तो इसमें यह है कि अगर कोई फाइल है उसकी प्रेजेंस को ये फाइंड कर लेता है तो ये एक्टिवेट हो सकता है, या अगर फाइल सारी एग्जिस्ट करती हैं और किसी फाइल की एब्सेंस पे इसको एक्टिवेट किया जा रहा है, तो इस तरीके से ये एक्टिवेट हो सकता है। एक बात। सेकंड ये है कि पर्टिकुलर डेट या टाइम, उसके हवाले से हम इसको देख सकते हैं कि कोई एक हम इसके ऊपर डेट सेट कर देते हैं कि उस डेट पे एक्टिवेट हो जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। एंड पर्टिकुलर यूज़र, किसी एक ख़ास यूज़र कोई उसको लॉगिन करेगा तो उस वक्त ये लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम उन कंडीशन के ऊपर रखते हैं कि इसको मीट करता है तो देन ये लॉजिक बॉम्ब जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन ट्रिगर्ड टिपिकली डैमेज सिस्टम, तो जब ये ट्रिगर होगा तो सिस्टम को डैमेज करेगा। मॉडिफाई, डिलीट फाइल्स या डिस्क, हाल्ट मशीन एटसेट्रा। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या मशीन को हाल्ट कर सकता है। तो इस तरह लॉजिक बॉम्ब बेसिकली एक ऐसी रूटीन या कोड है जो किसी ख़ास कंडीशंस के ऊपर हम उसको सेट कर देते हैं कि अगर ये कंडीशंस उसमें एग्जिस्ट करती हैं तो देन ये बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट हो जाएगा और सिस्टम के अंदर डैमेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? बेसिकली इट इज़ ए प्रोग्राम विद हिडन साइड इफेक्ट्स। तो इसके जो है वो हिडन साइड इफेक्ट्स होते हैं विच इज़ यूजुअली सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल गेम या सॉफ्टवेयर अपग्रेड एटसेट्रा। तो अब इसमें किस तरीके से उसको किसी यूज़र को, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है सो दैट ये अटैक उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर परफॉर्म हो सके। तो इसमें यह है कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई गेम है, उसमें प्रमोशन आ जाती है गेम इंस्टॉल करने की, एंड यूज़र गेम इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करता है एंड वो जो है वायरस या ट्रोजन हॉर्स जो है उस पर अटैक कर देता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर अपग्रेड, समटाइम जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं उसमें इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है कि अगर उसका अपग्रेड का आपको मैसेज आता है तो नॉर्मली आप यही करते हैं कि ठीक है इसको हम अपग्रेड कर लेते हैं, फ्री अपडेट है या कुछ इस तरीके की चीज़, बट वो बेसिकली इस तरह के ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं जो सिस्टम पे अटैक करके आपकी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। व्हेन रन परफॉर्म सम एडिशनल टास्क, तो जब इसको रन किया जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के एडिशनल टास्क जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। अलाउ अटैकर टू इनडायरेक्टली गेन एक्सेस दे डू नॉट हैव डायरेक्टली। तो इस तरीके से क्या है कि अटैकर, अब आपकी मशीन पे उनका किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं है, तो जो अटैकर है वो इस तरीके से आपको
कोई प्रोग्राम या कोई गेम या कोई अपग्रेड आपको शो करता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपकी मशीन को एक्सेस कर लेता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, और क्योंकि डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं होती, इनडायरेक्टली एक्सेस करके आपकी मशीन को जो है वो हार्म कर सकता है, कोई मशीन को डैमेज कर सकता है। Often used to propagate a virus, worm or install a backdoor। तो नॉर्मली इसमें ये होता है कि प्रोपोगेट करता है कोई वायरस या वर्म और इंस्टॉल ए बैकडोर। तो इसमें इस तरह की वायरसेस या उन चीज़ों को वो बेसिकली इंस्टॉल कर देता है और सिस्टम में डैमेज या हार्म अकर हो जाता है। और सिंपली टू डिस्ट्रॉय डाटा, तो यह सिंपली ये करता है कि जो उसके अंदर सिस्टम मशीन के अंदर कोई डाटा है या कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको डिलीट कर देता है या डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है जी मोबाइल कोड। मोबाइल कोड क्या है? मोबाइल कोड रेफर्स टू प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट, मैक्रो और अदर पोर्टेबल इंस्ट्रक्शंस। तो मोबाइल कोड नॉर्मली क्या है कि हमारे पास ऐसे प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रिप्ट हम लिखते हैं या मैक्रो एक शॉर्ट प्रोग्राम कोड है वो लिखते हैं, या कोई भी पोर्टेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो बेसिकली हमारी मोबाइल कोड्स हैं। दैट कैन बी शिफ्ट अनचेंज टू ए हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूट विद आइडेंटिकल सेमेंटिक। The term also applies to situation involving a large homogeneous collection of platform। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि मोबाइल कोड को हम हेटेरोजीनियस के अंदर भी रन कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से होमोजीनियस के अंदर भी इसको रन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसके अंदर जो है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूज किया जा रहा होता है। तो मोबाइल कोड बेसिकली इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिमोट सिस्टम टू ए लोकल सिस्टम। तो इसमें यह है कि हमारे पास जैसे हमने बात की कि हेटेरोजीनियस सिस्टम्स भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। तो मोबाइल कोड यह है कि रिमोट सिस्टम से एक लोकल उसके ऊपर इस कोड को ट्रांसमिट किया जाता है एंड देन एग्जीक्यूटेड ऑन दी लोकल सिस्टम। तो लोकल सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है विदाउट द यूजर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। अगर यूजर लोकल सिस्टम पे किसी किस्म की उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन वो ये प्रोग्राम को रिमोट मशीन से ट्रांसमिट करके यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो मोबाइल कोड ऑफन एक्ट एज ए मैकेनिज्म फॉर ए वायरस। तो ये वायरस जिस तरह होते हैं, वायरसेस भी मुख्तलिफ जगहों से सिस्टम के अंदर आते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसमें डाटा लॉस हो सकता है। तो वायरस का मैकेनिज्म है या वॉर्म्स का या ट्रोजन हॉर्स का टू बी ट्रांसमिटेड टू दी यूजर्स वर्क स्टेशन। तो इसमें यह है कि मोबाइल कोड बेसिकली इस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं जैसे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, जिसको हम यूजर्स के वर्क स्टेशन पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। In other cases, mobile code take advantage of vulnerabilities to perform its own exploits। तो अदर केसेस में यह है कि मोबाइल कोड जितना जो भी है, जैसे अभी हमने बात की वायरसेस भी हो सकते हैं, जिस तरह वायरसेस होते हैं जैसे वॉर्म्स होते हैं। तो इस मोबाइल कोड में जितने भी वर्नेबिलिटीज़ हैं उस लिहाज से ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, सच एज अनऑथराइज डाटा एक्सेस और रूट कॉम्प्रोमाइज। के उसमें यह है कि जो उसके अनऑथराइज डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकता है या रूट नोड है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। पॉपुलर व्हीकल फॉर मोबाइल कोड इंक्लूड जावा एप्लेट। तो उसमें जो मोबाइल कोड के लिए जो पॉपुलर व्हीकल के तौर पे काम कर सकता है वो जावा एप्लेट हैं, एक्टिव एक्स है, जावा स्क्रिप्ट है या वीबी स्क्रिप्ट्स हैं। तो ये सारे एज ए
मोबाइल कोड यूज़ किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ यूजिंग मोबाइल कोड फॉर मिलिशियस ऑपरेशन ऑन लोकल सिस्टम आर, तो कॉमन वेज क्या है कि हम मोबाइल कोड को किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं मिलिशियस ऑपरेशंस के लिए। तो उसमें यह है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम कर सकते हैं, या इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट्स हम बना सकते हैं, उसमें इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। ईमेल अटैचमेंट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड डाउनलोड्स फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स आर ऑफ अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर, तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अनट्रस्टेड साइट्स या अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोबाइल कोड बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है, मैक्रो है दैट रन्स अनचेंज्ड, तो वो सिस्टम के अंदर रन होता है एंड हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर और लार्ज होमोजीनियस कलेक्शंस यानी कि विंडोज के ऊपर रन होता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिमोट सिस्टम, किसी भी रिमोट सिस्टम से, टू लोकल सिस्टम एंड देन एक्सिक्यूटेड ऑन दी लोकल सिस्टम, और फिर वो लोकल सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑफन टू इंजेक्ट वायरस फॉर्म और ट्रोजन हॉर्स और टू परफॉर्म ऑन एक्सप्लॉइट्स, तो या तो ये जिस तरह वायरस फॉर्म उस तरीके से मोबाइल कोड को इंजेक्ट किया जा सकता है, या ये अपनी परफॉर्म करता है एक्सप्लॉइटनेस, खुद एक्सप्लॉइट करता है, अनऑथराइज्ड डाटा एक्सेस दे देता है, या रूट को कंप्रोमाइज कराता है। तो इस तरीके से मोबाइल कोड बेसिकली उसकी ये जो ओवरऑल है कि किस तरीके से वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि मल्टीपल थ्रेट मालवेयर्स। मालवेयर्स may operate in multiple ways. Multi-party virus infect in multiple ways. For example, multiple file type. तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि मल्टीपल थ्रेट मालवेयर क्या है, कि उसमें मल्टी पार्टी वायरस जो है वो किस तरीके से काम करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। फॉर एग्जांपल मल्टीपल फाइल टाइप्स, कि एक से ज़्यादा फाइल टाइप्स के साथ वो इसको हैंडल कर रहा होता है, या ब्लेंडेड अटैक हो सकता है। ब्लेंडेड अटैक पे क्या है कि अटैक दैट यूजेस मल्टीपल मेथड फॉर ऑफ इंजेक्शन और ट्रांसमिशन, तो ये इसमें मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स के हवाले से इस चीज़ को लेके चल रहा है, यहाँ पे मेथड्स डिफरेंट यूज़ करते हुए ब्लेंडेड अटैक कर रहा है। तो टू पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज स्पीड ऑफ इन्फेक्शन एंड सिविरिटी, सो दैट हम बहुत सारे मेथड को यूज़ करें और जो हमारा अटैक है वो ज़्यादा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो, एंड सेकेंड ये है कि उसके अंदर सिविरिटी भी ज़्यादा हो। मे इंक्लूड मल्टीपल टाइप ऑफ मालवेयर्स, तो इसमें यह है कि मल्टीपल टाइप्स मालवेयर के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल निम्दा हैज़ वॉर्म वायरस मोबाइल कोड, तो इस तरह उसमें वॉर्म भी है, वायरस भी है, मोबाइल कोड भी है। एंड कैन आल्सो यूज़ IM एंड P2P, तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो IM भी यूज़ कर सकता है, P2P भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे अटैक्स जो है वो ब्लेंडेड टाइप के हैं, मुख्तलिफ तरीके से अटैक इसके अंदर यूज़ करते हुए उसको इसकी सेवेरिटी या स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वायरसेस के ऊपर। वायरस क्या है? ए वायरस इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम। तो वायरस में बेसिकली क्या हो रहा है कि वो एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो बेसिकली क्या करता है कि प्रोग्राम्स के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, प्रोग्राम्स को चेंज करता है। अगर वायरस किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर जाके जो उसके अपने रूटीन के प्रोग्राम्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन करता है और डिस्टर्बेंस पैदा करता है। द मॉडिफिकेशन इंक्लूड ए कॉपी ऑफ द वायरस प्रोग्राम, तो उसमें मॉडिफिकेशन कॉपी भी की जा सकती है वायरस प्रोग्राम्स की, विच कैन then go on to infect
अदर प्रोग्राम्स, तो वो बाकी जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इसमें यह है कि वायरसेस क्या है कि वो एक तो कॉपी भी वायरस प्रोग्राम की करता जाता है, और सेकंड ये है कि पूरे सिस्टम में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उनमें भी उनको इन्फेक्ट करता है, उनमें चेंजेस लाता है या मॉडिफाई करता है। तो ये वायरस कैन डू एनीथिंग दैट अदर प्रोग्राम डू। तो वायरस भी बेसिकली एक प्रोग्राम की तरह होता है, सिर्फ यह है कि उसकी जो प्रोग्राम जो कोड है वो भी जैसे दूसरे प्रोग्राम लिखे जाते हैं वैसे यही प्रोग्राम भी लिखा जाता है। सिर्फ यह है कि इसकी जो एक्शन है, इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म हो रहा था वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था या सिस्टम को डैमेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है। द डिफरेंस इज दैट ए वायरस अटैच itself to an other program and execute secretly when the host program is run। तो अब जो बेसिक इसके अंदर है कि हम वायरसेस जो है सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंजेक्ट हो जाते हैं या किस तरीके से कॉपी हो जाते हैं कि जब हम रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, हम रूटीन की फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो ये वायरसेस भी उनके साथ रन हो जाते हैं और सिस्टम में डैमेज कर देते हैं। तो वंस ए वायरस इज एग्जीक्यूटिंग, जब एक वायरस एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता है, इट कैन परफॉर्म एनी फंक्शन सच एज एरेजिंग फाइल एंड प्रोग्राम। तो फिर इस तरीके से ये एक दफ़ा वायरस इंटर हो जाए तो फिर वो उसके अंदर जो कोड है उसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो उस तरीके से इसको रन करेगा और फाइल्स को अरेज करेगा एंड प्रोग्राम्स को अरेज करेगा। तो इस तरीके से वायरस फिर सिस्टम के अंदर जिस तरह दूसरे प्रोग्राम रन होते हैं इस तरह रन होके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। मोस्ट वायरसेस कैरी आउट देयर वर्क इन ए मैनर दैट इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन सम केसेस स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो बहुत से वायरसेस जो हैं अपना काम मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे होते हैं। समटाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से उसका एक वायरस बनाया जाता है और उसकी रूटीन्स को वो देखते हुए वो वायरस उस पर अटैक करके डैमेज कर रहा होता है। सेकेंड ये है कि समटाइम हम पर्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड देखते हैं कि वायरसेस जो हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। Thus, they are designed to take advantage of the details and weakness of a particular system। तो इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो एडवांटेज ऑफ द डिटेल्स, कि वो सिस्टम में जिस तरीके से जो प्रोग्राम बने हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करे, उसकी जो प्रोग्राम्स के अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको देखे और उस लिहाज से सिस्टम पे अटैक करे। तो उनकी बेसिकली पर्पस ये है कि यहाँ पे डिज़ाइनिंग उसकी फिर इस तरीके से हो रही होती है सो दैट कि वो उस डिज़ाइन के जो वीक पॉइंट्स हैं उनको या जो उस डिज़ाइन में फ्लॉज हैं उनको देखते हुए वो उस पर अटैक करते हैं और सिस्टम के अंदर डैमेज करते हैं। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ए टिपिकल वायरस गोज थ्रू दी फॉलोइंग 4 फेजेस। तो लाइफ टाइम जो है वायरस का, उसमें हम बात करते हैं कि एक वायरस है जब सिस्टम में एंटर होता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद जो नेसेसरी डैमेज या जो उसके अंदर कोड है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें पूरा एक जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 फेजेस पे वो कंसिस्ट करता है। सबसे पहला फेज, जो फर्स्ट फेज इज डोरमेंट फेज है। द वायरस इज आइडल, यहाँ पे वायरस जो है वो आइडल होता है। द वायरस विल इवेंचुअली बी एक्टिवेटेड बाय सम इवेंट। तो वायरस जो है वो किसी इवेंट पे एक्टिवेट होगा, सच एज ए डेट। फॉर एग्जांपल कोई डेट है, उस डेट पे इस वायरस ने एक्टिवेट होना है। द प्रेजेंस ऑफ एन अदर प्रोग्राम और फाइल, तो किसी और प्रोग्राम या फाइल की प्रेजेंस, और द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क एक्सीडिंग सम लिमिट, या हम ये रख सकते हैं उसके अंदर की कोई कैपेसिटी है डिस्क की, तो उस लिहाज से वो उसको लेके चल रहा होता है कि जी अगर इस कैपेसिटी से एक्सीड करता है तो देन इसमें उसको वो इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो डोरमेंट फेज बेसिकली उसमें यह है कि हम
वायरस जो है फॉर द टाइम बीइंग आइडल होता है, कोई किसी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा था, बट इसमें यह है कि उस पर जो कंडीशंस हैं या उनके लिहाज से चल रहा होता है। जैसे हमने बात की कि किसी इवेंट के लिहाज से एक्टिवेट हो रहा है, या किसी डेट पे एक्टिवेट हो रहा है, या किसी और प्रोग्राम या फाइल की प्रेजेंस पे एक्टिवेट होगा, या सिस्टम की कोई डिस्क की कोई कैपेसिटी है, उस लिहाज से हम देखें कि वो उस कैपेसिटी को एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर उसकी कैपेसिटी को एक्सीड करे तो देन इसको फिर एग्जीक्यूट करना या जो भी हम इसमें एक्टिविटी करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। तो नॉट ऑल वायरसेस हैव दिस स्टेज। तो ये डोरमेंट फेज जो है वो एक फेज है, लेकिन हर वायरस जो है वो इस फेज को फॉलो नहीं कर रहा होता। किसी में डोरमेंट फेज होता है, किसी वायरस में डोरमेंट फेज नहीं होता। सेकेंड आता है जी प्रोपोगेशन फेज। ठीक है, वायरस के लाइफ साइकिल में प्रोपोगेशन फेज क्या है? द वायरस places an identical copy of itself into another program or into a certain system areas on the disk। तो प्रोपोगेशन फेज क्या है कि वायरस जो है वो अपने आप को कॉपी करके प्रोपोगेट करता है, मुख्तलिफ फाइल्स को मुख्तलिफ जगहों पे सेंड करता है। तो ईच इन्फेक्टेड प्रोग्राम विल नाउ कंटेन ए क्लोन ऑफ द वायरस विच विल इटसेल्फ इंटर ए प्रोपोगेशन फेज। तो इस तरीके से ये है कि हमारे पास प्रोपोगेशन फेज में जो है वो हमारे जितने भी वायरसेस हैं वो प्रोपोगेट करते हैं, उसकी कॉपीज जनरेट करते हैं, मल्टीपल कॉपीज और सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। हर जगह पे ये सारी फाइल्स जो हैं वो प्रोपोगेट हो जाती हैं और फिर जो इसमें एग्जीक्यूट हो के जो भी डैमेज है फाइल के अंदर हो सकता है। थर्ड फेज जो है वो ट्रिगरिंग फेज होता है। ट्रिगरिंग फेज में बेसिकली क्या हो रहा था कि द वायरस इज एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। तो ट्रिगरिंग फेज में जो है वो ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है, जो फंक्शन उसके अंदर जो कोड उस वायरस में लिखा हुआ है वो उसके अंदर परफॉर्म हो जाता है। एज विद द डोरमेंट फेज, जैसे हमने डोरमेंट फेज की बात कर रहे थे, द ट्रिगरिंग फेज कैन बी कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ सिस्टम्स इवेंट। तो ट्रिगरिंग फेज जो है वो बहुत से सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम या कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, के ट्रिगर कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ठीक है, एंड जिस तरह हमने डोरमेंट फेज में देखा कि वो किसी डेट पे एग्जीक्यूट हो रहा है या किसी नंबर ऑफ डिस्क साइज पे हो रहा है, तो इसी तरीके से ट्रिगरिंग के लिए भी हम कोई रख सकते हैं कंडीशन के काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स, के इतने नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज हो जाए तो देन इसको एग्जीक्यूट होना है। दैट दिस कॉपी ऑफ वायरस हैज मेड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो के मीन्स के इसने जितनी भी उसने अपनी इंटरनली कॉपीज बना के इसमें कर लिया। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम दैट दिस कॉपी ऑफ वायरस हैज मेड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तो देन ये एक्शन कर दे या इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। हाँ, नेक्स्ट आता है जी एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या है? द फंक्शन इज परफॉर्म विच मे बी हार्मलेस। तो ऐसा फंक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है जो कि हार्मलेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज ऑन द स्क्रीन आर डैमेजिंग, तो मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देना, या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल। तो या कोई ऐसा है कि फाइल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए या डाटा फाइल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन फेज में एग्जीक्यूट होता है और जो है वो किसी किस्म का भी उसमें प्रॉब्लम या डैमेज क्रिएट कर सकता है। वायरसेस बेसिकली ओवरऑल अगर देखें तो इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है किस तरीके से कि मॉडिफाइंग देम टू इंक्लूड ए कॉपी ऑफ द वायरस। तो उसको मॉडिफाई करता है, एक तो ये है। सेकेंड, सो इट एग्जीक्यूट्स सीक्रेटली व्हेन होस्ट प्रोग्राम इज रन। तो वायरस क्या करता है कि सबसे पहले मॉडिफाइंग देन टू इंक्लूड ए कॉपी ऑफ वायरस, कि वायरस की कॉपी जो है वो सबसे पहले इंक्लूड कराता है सिस्टम के अंदर, एंड देन फिर रूटीन में जब
सिस्टम रन होता है तो ये वायरस जो है उस प्रोग्राम के साथ, होस्ट प्रोग्राम के साथ रन होके उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, तो ये वायरसेस जो हैं समटाइम हम किसी हार्डवेयर से रिलेटेड स्पेसिफिकली बना रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्पेसिफिकली बना रहे होते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर डिटेल्स एंड वीकनेस, तो वो जो है उसके एडवांटेज देख रहे होते हैं कि अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसकी डिटेल्स देखते हैं, उसमें वीकनेसेस देखते हैं, तो उस लिहाज से फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं कि अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या वीकनेसेस हैं या हार्डवेयर में क्या वीकनेसेस हैं, तो उस लिहाज से वो सिस्टम वायरस जो है उस पर अटैक करके वहाँ से उसको डैमेज करता है। इट टिपिकली वायरस गोज थ्रू फेजेस ऑफ, जो अभी हमने डिटेल से देखा कि जी एक एक फेज को, तो वायरस के बेसिकली 4 फेजेस है। एक हमने देखा डोरमेंट फेज है, प्रोपोगेशन फेज है, ट्रिगरिंग फेज है एंड लास्ट पे है एग्जीक्यूशन फेज। वायरस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि वायरस बेसिकली क्या होता है या कैसे बना होता है, उसको कैसे कोड किया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं कि वायरस के कंपोनेंट्स क्या हैं। इन्फेक्शन मैकेनिज्म, उसमें इन्फेक्शन मैकेनिज्म है, सेकंड ट्रिगर है, थर्ड जो है पेलोड। तो इन्फेक्शन मैकेनिज्म क्या है कि इनेबल्स रेप्लिकेशन उसके अंदर आती है, उसको एनेबल करता है। ट्रिगर क्या है, इवेंट दैट मेक्स पेलोड एक्टिव, तो ऐसा इवेंट जो पेलोड को एक्टिव करता है। एंड पेलोड क्या है, व्हाट इट डज, मिलिशियस और बेनिजन। तो अब ये पेलोड, इन्फेक्शन मैकेनिज्म एंड ट्रिगर बेसिकली ये वायरस के कंपोनेंट्स हैं। प्रीपेंडेड, पोस्टपेंडेड या एम्बेडेड, उसमें अब ये हम देखेंगे कि इसको किस तरह करना है कि प्रीपेंड करना है, पोस्टपेंड करना है या एम्बेड करना है। व्हेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इन्वोक्ड एग्जीक्यूट वायरस कोड देन ओरिजिनल प्रोग्राम कोड, तो जब कहीं किसी सिस्टम में कोई वायरस है उसका अटैक हो जाता है तो देन हम इन्फेक्टेड प्रोग्राम जब इन्वोक होता है तो वायरस का कोड भी एग्जीक्यूट होता है एंड देन ओरिजिनल प्रोग्राम कोड वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कैन ब्लॉक इनिशियल इन्फेक्शन, तो इनिशियल इन्फेक्शन में फॉर एग्जांपल वायरस है, उसका अटैक है, तो हम स्टार्ट में ही उसको ब्लॉक कर लें। बट ये है कि इनिशियली इस चीज़ को देखना या इसको ब्लॉक करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। वायरस अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता है देन उसके बाद हम नॉर्मली इसको देख रहे होते हैं, बट अगर इसको स्टार्ट में ही देख लिया जाए तो सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। और प्रोपोगेशन विद एक्सेस कंट्रोल, तो सेकंड ये है कि एक्सेस कंट्रोल की प्रोपोगेशन। अब हम बात करते हैं वायरस स्ट्रक्चर के हवाले से कि वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बेसिकली है। तो प्रोग्राम उसका बेसिकली इस तरीके से लिखा जा रहा था, लेट्स से प्रोग्राम वी है, ठीक है, वायरस का एक हम प्रोग्राम लिखेंगे तो किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं। वी, तो गो टू मेन 1 2 3 4 5 6 7 इसका हमने नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो सब रूटीन इसकी लेट्स से इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल एक हम रूटीन इसमें बना रहे हैं, उसमें एक लूप हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइल गेट रैंडम एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो सबसे पहले रैंडम एग्जीक्यूटेबल फाइल गेट करेगा। तो कंडीशन इस पे है इफ की, इफ फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल अगर उसकी 1 2 3 4 5 6 7 है देन गो टू लूप, अगर उसको ये फाइल मिलती है लूप पे जाएगी, ठीक है। एल्स प्रीपेंड वी टू फाइल, तो सेकंड उसमें यह है कि वी को फाइल के साथ प्रीपेंड कर देगा। सब रूटीन टू डू डैमेज, तो उसके बाद फिर वो डैमेज की एक रूटीन बना रहा है कि वट एवर डैमेज इज टू बी डन, तो उसमें जो भी डैमेज किया जा सकता है उसको डैमेज कर दे। सब रूटीन ट्रिगर पुल्ड, तो ट्रिगर कैसे पुल होगा, रिटर्न ट्रू इफ सम कंडीशन होल्ड, तो ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा जब कोई कंडीशन उसको होल्ड करेगा।
तो मेन क्या है, मेन प्रोग्राम इज इक्वल टू इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल, इफ ट्रिगर पुल्ड देन डू डैमेज। तो अगर ट्रिगर पुल होता है तो फिर डैमेज वाली रूटीन को एक्टिवेट कर दे एंड गो टू नेक्स्ट, फिर इस तरीके से नेक्स्ट पे चला जाए। तो वायरस का बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से एक वायरस को बनाया जा सकता है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब हम देखते हैं जी कंप्रेशन वायरस CV। तो इसको हम प्रोग्राम करते हैं कि इसका क्या रूटीन कैसे लिखी जा सकती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू मेन, उसका हमने 0 1 2 3 7 एक हमने नाम रखा है। सब रूटीन इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल, तो लूप के बाद फिर जब फाइल को रन करेगा एंड देन हम कहेंगे कि इफ कंडीशन फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल इज इक्वल टू दिस देन गो टू लूप। अब इसमें स्टेप 1 पे क्या होगा, कंप्रेस फाइल। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, प्रीपेंड CV कंप्रेशन फाइल, CV जो हमने प्रोग्राम का नेम रखा है CV टू फाइल, उसके साथ करेगा। देन मेन प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन प्रोग्राम इज इफ आस्क परमिशन देन इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल। तो उसमें थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या परफॉर्म होगा कि अनकम्प्रेस रेस्ट ऑफ फाइल, बाकी फाइल को अनकम्प्रेस कर दे एंड देन फोर्थ पे क्या है, रन अनकम्प्रेस फाइल। तो एक सिंपल एग्जांपल जो कंप्रेशन वायरस की है, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो लेट्स से एक स्टार्ट पे हमारे पास T0 टाइम पे T0 ये जो है एक P1 हमारा है और CV एंड P2। तो कंप्रेशन वायरस है, ठीक है। P1 जो है हमारे पास वो कंप्रेस्ड है एंड P2 जो हमारे पास रूटीन में अनकम्प्रेस्ड पड़ा हुआ। अब इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो हमने 4 स्टेप्स हैं उनको देखते हैं कि कैसे बेसिकली ये हो रहा है। तो अब पहला स्टेप जो है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो P2 है, ये जो P2 है तो इसको फर्स्ट स्टेप में कंप्रेस फाइल करेगा। P2 था, अब कंप्रेस होके फाइल P2 डैश बन गया। सेकेंड स्टेप पे क्या करेगा, प्रीपेंड CV टू फाइल। तो अब ये जो CV है हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ से इसके साथ P2 जो जिसको उसने पहले कंप्रेस किया उसके साथ इसको प्रीपेंड कर देगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हमारे पास अनकम्प्रेस रेस्ट ऑफ फाइल। तो अब थर्ड स्टेप में हमारे पास ये जो ये है इसको अनकम्प्रेस कर देगा, ठीक है। जैसे हमने इसको, जैसे ये हमारे पास P2 है अनकम्प्रेस है तो इसे ये कंप्रेस्ड है, P1 जो कंप्रेस था तो इसको हम अनकम्प्रेस करके ये हमारे पास अनकम्प्रेस आ गया। पहले ये कंप्रेस था, अब अनकम्प्रेस कर दिया एंड देन हमारे पास रन अनकम्प्रेस्ड फाइल। तो अब फोर्थ स्टेप पे हम इसको अनकम्प्रेस्ड फाइल को रन कर देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कंप्रेशन वायरस किस तरीके से काम कर सकता है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली ये 4 स्टेप्स कैसे इसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं कि हमारे पास ये 4 स्टेप इस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं कि हमारे पास एक कंप्रेशन वायरस है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो कंप्रेस्ड फाइल P1 डैश पड़ी हुई है और ये अनकम्प्रेस्ड फाइल P2 है। अब इसके ऊपर हम कंप्रेशन वायरस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले P2 को हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 है कंप्रेस फाइल P2, इसको हमने कंप्रेस किया, ठीक है। सेकेंड स्टेप है प्रीपेंड CV टू फाइल, तो CV इसके साथ प्रीपेंड हो गया। सेकेंड स्टेप भी परफॉर्म होने के बाद थर्ड स्टेप में अनकम्प्रेस रेस्ट ऑफ फाइल। अब यह है कि हमारे पास जो बाकी फाइल P1 है, P1 को अनकम्प्रेस करके ये फुल अनकम्प्रेस कर देगा एंड देन CV फोर्थ पे है रन अनकम्प्रेस फाइल, तो अनकम्प्रेस फाइल को रन कर देगा। वायरस क्लासिफिकेशन। There has been a continuous arms race between virus writer and writers of virus software since virus first appeared. तो वायरसेस के हवाले से अगर हम देखें कि हमारे वायरस को कैसे वायरस राइटर्स हैं और एंटीवायरस के राइटर्स हैं। जो वायरस राइटर्स हैं वो वायरस क्रिएट करते जा रहे हैं और एंटी वायरस राइटर भी उनको वायरसेस को उनको कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट जो है वो बना रहे हैं।
तो एज इफेक्ट काउंटर मेजर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ वायरस, न्यू टाइप्स हैव बीन डेवलप्ड। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वायरसेस बनते जा रहे हैं उनके एंटीवायरस भी बनते जा रहे हैं। तो वायरस क्लासिफिकेशन बाय टारगेट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उसमें कौन कौन सी फॉलोइंग कैटेगरीज है? एक बूट सेक्टर इन्फेक्टर है, इनफेक्ट ए मास्टर बूट रिकॉर्ड और बूट रिकॉर्ड एंड स्प्रेड व्हेन ए सिस्टम इज बूटेड फ्रॉम द डिस्क कंटेनिंग द वायरस। पहले बूट सेक्टर इन्फेक्टर आता है कि वो बूट करते हुए उसको स्प्रेड करके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फाइल इन्फेक्टर क्या है? इनफेक्ट फाइल्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम आर शैल कंसिडर टू बी एग्जीक्यूटेबल। तो फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, जो उन फाइल्स को जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। मैक्रो वायरस हो सकते हैं, इनफेक्ट फाइल्स विद मैक्रो कोड दैट इंटरप्रेटेड बाय एन एप्लीकेशन। तो मैक्रो वायरस भी हो सकते हैं। ए वायरस क्लासिफिकेशन बाय कंसीलमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड दी फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उसमें जो वायरस की क्लासिफिकेशन है वो हम इंक्रिप्टेड वायरस कह सकते हैं कि दी वायरस क्रिएट्स ए रैंडम इंक्रिप्टेड की स्टोर्ड विद दी वायरस एंड इंक्रिप्ट द रिमाइंडर ऑफ द वायरस। When an infected program is invoked, the virus uses the stored random key to decrypt the virus. When the virus replicates, a different random key is selected. तो इसमें यह है कि इंक्रिप्शन के थ्रू उसमें काम हो रहा था और जब जैसे जैसे वायरस रेप्लिकेट होता है डिफरेंट रैंडम कीज सेलेक्ट होती हैं। सेकेंड जो है वो स्टील्थ वायरस है, ए फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस। तो वो इस तरीके से अब डिजाइन किया गया है कि उसको एंटीवायरस उसको किसी तरीके से डिटेक्ट ना कर सके। दस द एंटायर वायरस नॉट जस्ट ए पेलोड इज हिडन। तो इसमें यह है कि हम पेलोड को सिर्फ हाइड नहीं करते बल्कि पूरा कंप्लीट वायरस को हाइड करते हैं। स्टील्थ वायरस बेसिकली इस टाइप का होता है। एंड पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? वायरस दैट mutates with every infection, making detection by the signature of the virus impossible. तो इस तरीके से हमारे पास पॉलीमॉर्फिक टाइप के वायरसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। मेटाफोरिक वायरसेस, तो एज विद ए पॉलीमॉर्फिक वायरस ए मेटाफोरिक वायरस म्यूटेट्स विद एवरी इन्फेक्शन। The difference is that metaphoric virus rewrites itself completely at each iteration. तो मेटाफोरिक जो वायरस है वो हर आइट्रेशन के बाद रीराइट करते हैं, ईच आइट्रेशन के बाद, इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ डिटेक्शन सो दैट उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए। मेटाफोरिक वायरस में चेंज देयर बिहेवियर एज वेल एज देयर अपीयरेंस। तो वो फिर साथ साथ बिहेवियर भी चेंज करते हैं और अपीयरेंस भी चेंज करते हैं। तो अगर हम वायरस की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो वायरस बेसिकली बूट सेक्टर के हवाले से क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइल इन्फेक्टर है, मैक्रो वायरस हो सकते हैं, इंक्रिप्टेड वायरस, स्टील्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस एंड मेटाफोरिक वायरस हो सकते हैं। मैक्रो वायरस became very common in mid-90s since because it is platform independent, infect documents and easily spread। तो बेसिकली ये मैक्रो वायरसेस जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कॉमनली यूज होते हैं और डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और इजीली इनको स्प्रेड आउट किया जा सकता है। तो एक्सप्लॉइट मैक्रो कैपेबिलिटी ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम embedded in office documents are often a form of basic। तो जो ऑफिस में बेसिक प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं उनके ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं। मोर रिसेंट रिलीजेज इंक्लूड प्रोटेक्शन रिकग्नाइज्ड बाय मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम। ईमेल वायरसेस क्या होते हैं कि मोर रिसेंट डेवलपमेंट मिलिसा एक्सप्लॉइट्स MS वर्ड मैक्रो इन अटैच्ड डॉक्यूमेंट। तो वो MS वर्ड का मैक्रो बना के उसको किया जा सकता है। इफ अटैचमेंट ओपन मैक्रो एक्टिवेट, तो वर्ड फाइल के साथ मैक्रो को अटैच कर दिया जाता है, जैसे ही फाइल को ओपन करते हैं मैक्रो एक्टिवेट हो जाता है
और सेंड ईमेल टू ऑल ऑन यूजर्स एड्रेस लिस्ट, तो फिर यूजर एड्रेस लिस्ट में जो भी है उनको वो रिप्लाई कर देता है। एंड डज लोकल डैमेज, और कोई सिस्टम के अंदर डैमेज भी कर सकता है। देन सॉ वर्जन ट्रिगर्ड रीडिंग ईमेल, हेंस मच फास्टर प्रोपोगेशन। तो इस तरह ईमेल वायरसेस की भी प्रोपोगेशन बहुत फास्ट होती है। वायरस काउंटर मेजर्स, प्रिवेंशन आइडियल सोल्यूशन बट डिफिकल्ट। तो हम ये है कि वायरसेस का काउंटर मेजर कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट किया जा सके, जो कि डिफिकल्ट टास्क है। रियलिस्टिकली नीड डिटेक्शन, अगर हम उसको काउंटर में ये ऐसे कर सकते हैं, पहले डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें एंड देन उसको रिमूव करें। इफ डिटेक्ट बट कांट आइडेंटिफाई और रिमूव, मस्ट डिस्कार्ड एंड रीप्लेस इन्फेक्टेड प्रोग्राम। तो अगर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उस प्रोग्राम को डिस्कार्ड कर दें। एंटीवायरस एवोल्यूशन क्या है? वायरस एंड एंटीवायरस टेक्नोलॉजी हैव बोथ इवॉल्व्ड। अर्ली वायरसेस सिंपल कोड इजीली रिमूव्ड, पहले जो थे वो सिंपल कोड से बने हुए थे तो उनको हम रिमूव कर सकते थे। हैज बिकम मोर कम्प्लेक्स सो मस्ट बी हैव काउंटर मेजर्स। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वायरसेस बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो इसलिए उनके काउंटर मेजर भी करने चाहिए। तो जेनरेशन इसकी डिफरेंट है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उसमें फर्स्ट में स्कैनर सिग्नेचर्स है, देन सेकंड में ह्यूरिस्टिक को यूज करके किया जा सकता है, आइडेंटिफाई एक्शन, एंड फोर्थ में है कॉम्बिनेशन पैकेजेस। जेनेरिक डिक्रिप्शन रन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल थ्रू जीडी स्कैनर। जेनेरिक डिस्क्रिप्शन स्कैनर है, सीपीयू एमुलेटर टू इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको इंटरप्ट कर सकता है। वायरस स्कैनर टू चेक नॉन वायरस सिग्नेचर, तो उससे जो है नॉन वायरस सिग्नेचर उसको चेक किया जा सकता है। एमुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल टू मैनेज प्रोसेसेस। लेट्स वायरस डिक्रिप्ट इटसेल्फ इन इंटरप्रेटर। पीरियडिकली स्कैन फॉर वायरस सिग्नेचर, तो वो स्कैन करता है, वायरस सिग्नेचर उसको मिलते हैं तो उनको वो इस तरीके से वायरस रिमूव कर सकता है। इशू इज लॉन्ग टू इंटरप्रेट एंड स्कैन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें बार बार स्कैन करना पड़ेगा और उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो ट्रेड ऑफ चांस ऑफ डिटेक्शन वर्सेस टाइम डिले, इसमें यह है कि हमें इसमें ये ट्रेड ऑफ है कि अगर हम उसको सारी को स्कैन करते हैं बट उसमें हमें टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो हमें वो वायरस मिलेगा, हम सिग्नेचर फाइंड होगा और उसको हम रिमूव कर सकेंगे। तो डिजिटल इम्यून सिस्टम के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास लेट से मुख्तलिफ प्राइवेट नेटवर्क है, अदर प्राइवेट नेटवर्क है, तो हम वायरस एनालिसिस मशीन के थ्रू इसको किस तरह कर सकते हैं। वायरस इन्फेक्टेड क्लाइंट मशीन फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन जो है वो वायरस एनालिसिस मशीन को सेकंड स्टेप पे भेज रही है। देन फिर हम एनालाइज करेंगे वायरस बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर को, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे स्ट्रक्चर को एंड डिराइव प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए करेंगे। फोर्थ स्टेप में फिर हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को देंगे एंड फिर ये क्लाइंट मशीन को फिफ्थ स्टेप पे देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन क्या है, वो क्लाइंट मशीन को उसको करके देगा। सेकंड ये है कि जितनी भी क्लाइंट मशीन उस नेटवर्क के ऊपर है सबको उन वायरस से वो करेगा कि कौन कौन से वायरसेस किस तरीके से उनको रिमूव करेगा या उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरीके से जो हम प्रिस्क्रिप्शन डिराइव करेंगे तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन के पास जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन्स हैं उनके ऊपर भी जाएगा। एंड देन ये है कि ये इंडिविजुअल यूजर के पास भी जाएगा कि ये वायरस है और ये सिग्नेचर उसका इस तरीके से है, तो हमें इस सिग्नेचर से पता चलेगा कि इन्फेक्टेड मशीन से, और ये सारे जितने भी इसके साथ अटैच हैं नेटवर्क हैं उनको ये स्प्रेड आउट कर देगा कि ये वायरस सिग्नेचर है। इसी तरीके से बिहेवियर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके दरमियान हम कोई फायरवॉल लगा सकते हैं एंड सर्वर जो है उसका बिहेवियर क्या है। यहाँ पे हम सैंड बॉक्स के थ्रू भी कुछ इसमें वायरसेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप पे जो इसका है सॉफ्टवेयर बिहेवियर, उसको हम किस तरीके से
जो वायरसेस हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो बिहेवियर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का ओवरऑल ये पिक्चर है। अब हम बात करते हैं वॉर्म्स की। वॉर्म्स बेसिकली क्या है? रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट प्रोपोगेट ओवर नेट। फॉर एग्जांपल ईमेल के थ्रू है, रिमोट एग्जीक्यूशन है, रिमोट लॉगिन के थ्रू हम कर सकते हैं। हैज फेजेस लाइक वायरसेस, जिस तरह वायरस के फेजेस हैं, इसके भी इसी तरह डॉर्मेंट है, प्रोपोगेशन है, ट्रिगरिंग है, एग्जीक्यूशन है। मैनी डिस्गाइज इटसेल्फ एज ए सिस्टम प्रोसेस। तो इसमें मे डिस्गाइज इटसेल्फ एज सिस्टम प्रोसेस। तो वॉर्म्स जो हैं वो समटाइम इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे ये सिस्टम का प्रोसेस है, बट ये कॉन्सेप्ट सीन इन बर्नर्स, शॉकवेव राइडर। लेकिन ये है कि इसको जीरोक्स वगैरह में इम्प्लीमेंट भी किया गया है, बट ये एक्चुअली वायरसेस होते हैं लेकिन ये प्रोसेस की तरह बिहेव करते हैं। मॉरिस वॉर्म क्या है? वन ऑफ द बेस्ट नोन वॉर्म released by Robert Morris in 1988. Various attack on Unix system, for example, cracking password file to use login password to log into the other systems, या exploiting a bug in the finger protocol, या exploiting a bug in sent mail. If succeed, have remote shell access, sent bootstrap program to copy worm over. रीसेट वॉर्म अटैक्स कौन कौन से हैं? इसमें है कोड रेड है, इसी तरह कोड रेड 2 वेरिएंट इंक्लूड बैकडोर, उसमें बैकडोर इंक्लूड था, एसक्यूएल स्लैमर है, फिर माई डूम है, एंड विरिजो वी फैमिली ऑफ वॉर्म्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं। वॉर्म टेक्नोलॉजी को ओवरऑल हम देख लेते हैं। ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, मल्टी एक्सप्लॉइट है, अल्ट्रा फास्ट स्प्रेडिंग है, इसमें पॉलीमॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, एंड जीरो डे एक्सप्लॉइट है। तो बेसिकली ये इस टेक्नोलॉजी के ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल है। मोबाइल फोन वॉर्म्स के हवाले से हम बात करते हैं कि फर्स्ट अपीयर्ड ऑन मोबाइल फोन इन 2004। टारगेट इसका क्या था? स्मार्टफोन विच कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अब जहाँ पे मोबाइल फोन आजकल जिस तरह हम यूज कर रहे हैं उन पे सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टॉल हैं। तो जो फर्स्ट अपीयर 2014, दे कम्युनिकेट वाया ब्लूटूथ और एमएमएस टू डिसेबल फोन, डिलीट डाटा ऑन फोन और सेंड प्रीमियम प्राइस मैसेजेस। तो वो उसके सिस्टम पे इंस्टॉल स्मार्टफोन पे होता है और उसका डाटा को डिलीट करता है। कॉमन वॉरियर लॉन्च इन 2005, replicate using Bluetooth to nearby phone, तो एंड या via MMS using address book number। तो इस तरीके से ये ब्लूटूथ फोन जो नियर बाय है उनमें रेप्लिकेट कर सकता है, या जो उसके अंदर एड्रेस बुक है उसके थ्रू मैसेज के थ्रू कर सकता है। तो वॉर्म्स काउंटर मेजर क्या है? ओवरलैप विद एंटीवायरस टेक्निक्स। वंस वॉर्म ऑन सिस्टम कैन डिटेक्ट, worms also cause significant net activity। तो उसमें जितने भी हैं वो worms जो हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। worm डिफेंस अप्रोचेस इंक्लूड, उसमें क्या डिफेंस अप्रोचेस हो सकती हैं? एक है सिग्नेचर बेस्ड worm, स्कैन फिल्टरिंग की जाए, फिल्टर बेस्ड worm कंटेनमेंट की जाए, पेलोड क्लासिफिकेशन बेस्ड worm कंटेनमेंट की जाए, या थ्रेशोल्ड रैंडम वॉक स्कैन डिटेक्शन की जाए, या रेट लिमिटिंग एंड रेट हाल्टिंग की जाए। तो ये बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो वॉर्म्स के काउंटर मेजर्स के लिए की जा सकती हैं। तो प्रोएक्टिव वॉर्म कंटेनमेंट में क्या है? बेसिकली हमारे पास इंटरनेट, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फायरवॉल के थ्रू इसको करें, एंड देन हमारे पास यहाँ वॉर्म मैनेजमेंट सेंटर है, उसके थ्रू हम इसको वॉर्म्स को से प्रोटेक्शन जो है अपनी जो भी लैन हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, उनको कर सकते हैं। तो सबसे जो है वो हम एक तो फायरवॉल के साथ ही वॉर्म मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू वॉर्म्स से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या नेटवर्क बेस्ड वॉर्म डिफेंस, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिमोट सेंसर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, या इसमें पैसिव सेंसर भी कर सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू सबसे पहले वॉर्म स्कैनिंग हो, एंड उसके बाद इंटरनेट
इस फायरवॉल और ये दो एक्टिविटीज़ होने के बाद, वॉर्म्स सी प्रोटेक्शन हम करने के बाद, देन फिर इंटरनली जो है सर्वर्स के साथ या बाकी जो उस सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं या कोरिलेशन सर्वर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे नोटिफिकेशन है, थर्ड पे फॉरवर्ड फीचर्स हैं, और ये सारी जो सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट है, इसमें फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, तो ये सारे स्टेप इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नेटवर्क बेस्ड वॉर्म डिफेंस है, उसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास रिमोट सेंसर है एंड सेकंड जो है वो पैसिव सेंसर है, जो इंटरनली इसको वॉर्म से प्रोटेक्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक DDoS है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक फॉर्म ए सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट, मेकिंग नेटवर्क सिस्टम अनअवेलेबल बाय फ्लडिंग विद यूजलेस ट्रैफिक, using large number of zombies, growing sophistication of attacks, defense technologies struggling to cope। तो हमारे पास distributed denial services of attack ये है। constructing an attack network must infect large number of zombies। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट दी DDoS अटैक। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो इन DDoS अटैक को इम्प्लीमेंट कर सके। एंड अनपैच्ड वर्नेबिलिटीज ऑन मैनी सिस्टम, हम इस तरीके से उनको अनपैच्ड वर्नेबिलिटीज बहुत से सिस्टम पे कर सकें, उसकी ज़रूरत है। एंड स्कैनिंग स्ट्रेटेजी टू फाइंड वर्नेबल सिस्टम, तो हम इस तरीके से की कोई स्कैनिंग स्ट्रेटेजी करें सो दैट हम इसको जो है वर्नेबल सिस्टम्स को फाइंड कर सकें, जो अटैक हैं उनको फाइंड कर सकें। तो ये रैंडम भी हो सकती है, हिट लिस्ट हो सकती है, टोपोलॉजिकल हो सकती है, या लोकल सबनेट हो सकती है। DDoS के काउंटर में ये क्या है? 3 ब्रॉड लाइन ऑफ डिफेंस। अटैक प्रिवेंशन हम करें या प्रीएम्प्शन करें, अटैक डिटेक्शन एंड फिल्टरिंग करें, एंड अटैक सोर्स ट्रेस बैक एंड आइडेंटिफिकेशन करें। तो पहला स्टेप हमें बिफोर करना पड़ेगा एंड देन ये ड्यूरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा एंड ये आफ्टर जो है अटैक हमें करना पड़ेगा। तो ह्यूज रेंज ऑफ अटैक पॉसिबिलिटीज इसके अलावा भी हो सकती हैं, हिंस इवॉल्विंग काउंटर मेजर। तो काउंटर मेजर्स इनके साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि DDoS काउंटर मेजर्स में हमारे पास जो अटैक से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं कि अटैक की प्रिवेंशन और प्रिवेंशन करें। ड्यूरिंग अटैक जब हो रहा है, हो चुका है, तो देन डिटेक्शन एंड फिल्टरिंग करके उससे रिमूव करने की कोशिश करें। एंड अटैक जब हो चुका है तो देन अटैक सोर्स ट्रेस बैक करें एंड आइडेंटिफाई करें एंड उसको फिर रिमूव करें। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स मिलिशियस मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। ट्रैप डोर्स, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, ज़ॉम्बीज़, उसको हमने देखा कि किस तरीके से ये क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। वायरसेस को हमने देखा कि वायरसेस किस सिस्टम के अंदर इफेक्ट करते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं और उनका सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट है। एंड लास्ट पे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स उसको डिटेल के साथ देखा। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।